लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओपन हेल्थ फोरम एपिसोड नंबर 10 में। मैं आपको बता दूं कि ये ओपन हेल्थ फोरम ईमेड फॉर यू टेलीमेडिसिन पोर्टल का एक पब्लिक हेल्थ एजुकेशन इनिशिएटिव है। मतलब कि सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा की पहल है। इसके अंदर हमने अभी तक 9 एपिसोड किए हैं और आज हमारा इस सीजन का 10th एपिसोड है, मतलब 10वां एपिसोड। और आई थिंक हमने ये सोचा था, हमारी टीम ने ये सोचा कि सबसे अच्छा तरीका इस पूरे सीजन को क्लोज करने का ये होगा कि अगर हम एक एपिसोड टोटली डेडिकेटेड टू विमेन हेल्थ, मतलब औरतों के स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें, तो मैं अपने स्पीकर्स को इनवाइट करता हूं। और मैं सबसे पहले डॉक्टर रचना से उनको बताता हूं कि आप प्लीज अपने आप को बताएं, इंट्रोड्यूस करें, आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं। हेलो, नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर रचना बंसल है और मैं यूके में काम करती हूँ नेशनल हेल्थ सर्विस में। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मुझे यहाँ काम करते अभी 15 साल हो गए हैं। तो मैं जैसे मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी और वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे मानसिक रोग होते हैं, उनको ट्रीट करती हूँ, उनका इलाज करती हूँ और कम्युनिटी में बेस्ड हूँ यहाँ पर। थैंक यू, वेलकम डॉक्टर रचना। और डॉक्टर मनीता, आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं, आप कहाँ से हैं ऑडियंस के लिए प्लीज। Hi everyone, मैं US से, अमेरिका, कैलिफोर्निया। I'm an endocrinologist. Okay. And, I treat hormone disorders. So basically, अगर किसी के thyroid, diabetes, other hormone issues, that's what I treat. ओके। तो दर्शकों से गुजारिश है मेरी कि जो हमारे पास इस टाइम 2 डॉक्टर्स हैं, 2 लेडी डॉक्टर्स हैं। एक उनमें मानसिक रोगों की विशेषज्ञ हैं और एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मतलब वो बीमारियां जो हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। तो आई थिंक इन दोनों स्पेशलिटीज में काफी कुछ इंटरमिक्सिंग है, काफी ज्यादा ओवरलैप्स हैं। तो आई थिंक इसलिए हमने ये सोचा था कि ऐसे डॉक्टर्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों के पास 2 ऑप्शंस हैं हमारे डॉक्टर्स के साथ बात करने की। पहला ये है कि आपकी जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, जैसा आपका ये मोबाइल फोन है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं या टैबलेट है, उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा। तो वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं तो उसके बाद आप लाइव चैट के ऊपर हमारे से बात कर सकते हैं। आप हमें क्वेश्चंस लिख सकते हैं अपने हार्मोन से रिलेटेड, अगर कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, या कुछ मानसिक रोगों से रिलेटेड, मतलब साइकियाट्रिक प्रॉब्लम से। तो उसके अलावा अगर आप स्क्रीन पे देखें तो स्क्रीन पे राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर एक आपको व्हाट्सएप का नंबर नजर आ रहा होगा। तो वो व्हाट्सएप का जो नंबर है उस पे आप हमें अपनी स्काइप आईडी भेज सकते हैं। तो स्काइप आईडी के बाद हम आपकी जो कॉल है वो बिल्कुल लाइव वीडियो की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और आप मतलब लाइव वीडियो के थ्रू भी बात कर सकते हैं। तो सवालों का और डिबेट का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर रचना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि मैं खुद जैसे साइकियाट्रिस्ट हूं, तो आई थिंक हमने देखा है कि डिप्रेशन में हार्मोन्स का काफी ज्यादा योगदान होता है। काफी मतलब जब भी कोई डिप्रेशन का मरीज आता है तो हम हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं वहां पे। तो आई थिंक आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे कितने एग्जांपल्स होते होंगे और आप कैसे मतलब डील करती हैं ऐसी सिचुएशंस को? तो हमारे यहाँ यही है, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी सेटिंग में काम करती हूँ, तो अगर हमारे को कोई पेशेंट रेफर होता है, तो यहाँ पे जैसे यूके में ये प्रैक्टिस है कि सबके फैमिली डॉक्टर होते हैं और अगर उनसे इलाज ना हुई आम बीमारियों की तो फिर वो स्पेशलिस्ट सर्विस में रेफर करते हैं। तो मैं ये स्पेशलिस्ट सर्विस में बैठती हूँ। तो जब फैमिली डॉक्टर्स हमें रेफर करते हैं तो हम पहले ही फैमिली डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि आपने सारी उनकी ब्लड्स की स्क्रीन कर ली है या नहीं। क्योंकि मुझे 15 साल अब हो गए यहाँ इधर काम करते हुए, और मैंने ये नोटिस किया है कि अबाउट 10-15% लोगों में कुछ हार्मोनल चीज से ही उनके साइकियाट्रिक प्रॉब्लम जैसे हो जाते हैं।
मुझे अभी भी याद है, मैंने एक पेशेंट जैसे ट्रीट किया था जो बाइपोलर डिसऑर्डर था, उससे काफी साल से हमारे बुक्स पे थी बाइपोलर डिसऑर्डर, जो काफी एक सीरियस मानसिक रोग है। तो उसको मैंने बस क्लिनिक में देखा और मैंने बोला चलो एक बार सारा उसका वो कर लेते हैं, सारे ब्लड्स कर लेते हैं। जब हमने उसके थायराइड ब्लड्स करे तो उसके थायराइड बहुत ही डीरेंज थे और इतनी बुरी उसकी इफेक्ट थी कि इट वाज मैनिफेस्टिंग एक बाइपोलर डिसऑर्डर की तरह मैनिफेस्ट कर रहा था। हम उसको कई सालों से उस चीज के लिए भी ट्रीट भी कर रहे थे और जैसे ही हमने उसका थायराइड स्टेबलाइज किया तो उसकी मानसिक रोग भी चले गई। तो इतनी सिंपल सी चीज थी जिसको हमने ही इतना कॉम्प्लिकेट किया था, क्योंकि हमने पूरे ब्लड्स उस वक्त स्क्रीन नहीं किए। तो उस वजह से कह लें या मैं अपना प्रैक्टिस वैसे ही करती हूँ कि जैसे ही वो फैमिली डॉक्टर से पहले रेफरल आती है तो मैं सारे ब्लड्स मंगवाती हूँ, सारे और औरतों के तो स्पेसिफिकली उनके थायराइड और बाकी उनके जनरल हार्मोन्स भी, जो हमारे औरतों के हार्मोन्स होते हैं, उनकी भी मैं लेवल्स मंगवाती हूँ, क्योंकि उससे भी मैंने नोटिस किया है कि मेनोपॉज रिलेटेड बहुत मैंने पेशेंट्स ट्रीट किए हैं, मेनोपॉज रिलेटेड साइकोसिस भी ट्रीट किया है। तो बहुत सिवियर मानसिक रोग की तरह ये बीमारियां प्रेजेंट कर सकती हैं। तो जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए यही मैं कहूंगी कि अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा मानसिक रोग टाइप लगे या डिप्रेशन लगे, एंजाइटी लगे, तो पहले तो सारे ब्लड्स ही कराएं ताकि वो रूल आउट हो जाए कि कोई मेडिकल रीजन तो नहीं है आपके बीमारी के लिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर रचना। डॉक्टर रचना, मैं अभी आपके तरफ दोबारा आऊंगा क्योंकि आपने आई थिंक बाइपोलर के बारे में बात की थी, तो आई थिंक हम बाइपोलर सिंड्रोम को भी थोड़ा सा, बाइपोलर डिसऑर्डर को भी थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मैं क्वेश्चन जो है मतलब डॉक्टर मनीता की तरफ डाइवर्ट करता हूँ कि डॉक्टर मनीता, जैसे डिप्रेशन और थायराइड का सॉर्ट ऑफ काफी रिलेशन माना गया है, तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहली बात तो ये थायराइड क्या होता है और थायरॉक्सिन क्या चीज है? तो आई थिंक आप मुझे बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाएं। Sure. So, thyroid is a gland. Okay. वो यहाँ हमारे नेक में Right. एक ग्लैंड है जो hormones प्रोड्यूस करती है, which is thyroxine. Okay. तो वो जो सिग्नल है वो ब्रेन से आता है. When your body needs thyroid, it will make it. Okay. So that's why जब डॉक्टर रचना बोल रहे हैं, there's a direct connection between brain and your hormones. Okay. तो जब सिग्नल मिलता है तो थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. वो काफ़ी चीज़ों को रेगुलेट करता है, इंक्लूडिंग योर मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, मूड. एंड फॉर इन्फेंट्स, जो न्यू बॉर्न्स बच्चे होते हैं, उनके लिए इट्स एक्चुअली vital. It's very important for development. बिना थायराइड के उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती. So a lot of people don't know that. So it's very important कि जब females pregnant हैं, they get tested for their hormones, especially the thyroid. It's a vital hormone. Okay. Thank you, Dr. Manita. Thank you very much. और डॉक्टर मनीता, आई थिंक आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि अमेरिका में आई थिंक इस टाइम सुबह के 4:30 पौने 5 बजे का टाइम है, राइट? तो आप अभी भी थोड़ा सा मतलब अगर नींद आपकी पूरी नहीं हुई और आप मस्त में सो भी सकती है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट आई थिंक आपके हाथ में कॉफी भी है, तो दैट इज अ गुड थिंग। I got एक्सेलेंट। तो मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर कि हमारे ऑडियंस मेंबर्स थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं, हमारी व्यूअरशिप इंक्रीज हो रही है। तो जो ऑडियंस मेंबर्स हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आप जो आपकी फोन स्क्रीन पे देख रहे हैं या टैबलेट पे देख रहे हैं, तो वहां पे आपके पास सब्सक्राइब का बटन है। सब्सक्राइब का बटन पुश करें और उसके बाद लाइव चैट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मानसिक रोगियों के बारे में, मतलब मानसिक रोगों के बारे में और एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में। तो मैं आई थिंक हम जो पहली बात का एक सीक्वेंस चल रहा था कि बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे डॉक्टर रचना ने बताया, तो डॉक्टर रचना, ये बाइपोलर डिसऑर्डर जब हम बात करते हैं, ये मतलब कैसे, ये क्या चीज है, इसमें क्या होता है? तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है एक अफेक्टिव डिसऑर्डर, जैसे मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर होती है, काफी सिवियर टाइप ऑफ डिसऑर्डर होती है और इसमें काफी हेविली आपके जीन्स जैसे बोल सकते हो उसकी एक कंट्रीब्यूशन रहती है। तो काफी ऐसे सीरियस बीमारी है और उसमें ऐसा होता है कि उसकी ऑनसेट होती है अराउंड 18 से लेके 25 साल के दौरान, तो बहुत अर्ली भी जल्दी हो सकता है लोगों को।
और जैसे ऑनसेट होती है तो उनको एपिसोड्स होते हैं कभी डिप्रेशन के, जबकि वो एकदम बहुत ही दुखी हो जाएं, अपने आप को अटेंड ना करें, ठीक से खाएं नहीं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है, वैसे एपिसोड्स जो कि काफी ऐसा नहीं कि नॉर्मल सैडनेस है, मगर कुछ जो परसिस्टेंट है, परवेजिव है, एकदम सारा टाइम रहे और उससे आदमी अपने को ठीक ना कर पाए, तो वैसे एपिसोड्स होते हैं, काफी हफ्तों तक चले या काफी महीनों तक चलते हैं। फिर इंसान जो है वो अपने नॉर्मल बेसलाइन मूड पे भी आ सकता है, या सीधा वो दूसरे तरफ स्विंग हो जाती है उसकी मूड, जहां वो बहुत, हम बोलते हैं उसको मेनिया, जहां वो बहुत इलेटेड हो जाता है आदमी, बहुत खुश, जरूरत से ज्यादा खुश, और उसमें वो ऐसी चीजें करता है जिसको उसको याद ना हो बाद में, जब वो मेनिया से आ जाता है वापस नॉर्मल लाइफ में तो उसको ध्यान नहीं होता है कि वो तो एक इनसाइट लूज हो जाती है जो बहुत स्कैरी है। तो इसलिए जिसको बहुत सिवियर इलनेस होती है, एक वक्त था कि हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते थे अगर मेनिया एपिसोड होता था, क्योंकि इतना रिस्की होता था। मेनिया में ऑल्सो पेशेंट को लगता है कि जैसे उनको कुछ डिल्यूजन्स, जैसे हम बताते हैं, कुछ अनयूजुअल जैसे थॉट्स होने लगते हैं उनको, कि उनको लगता है कि हमारे पास सुपर पावर्स हैं, या हम सबको हील कर सकते हैं, या हमें कुछ ऐसी अजीब शक्तियां हैं, समझ लीजिए, ऐसे करके एक्सट्रीम दूसरे तरफ मूड स्विंग हो जाती है। तो उसमें जब इंसाइट नहीं रहता है और इंसान को लगता है हमारे में ऐसी शक्ति है कि हम उड़ सकते हैं, तो वो कहीं बिल्डिंग से भी कूद सकता है फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत ही रिस्की कंडीशन है। तो इसलिए हम एक वक्त रहता था कि हम जैसे पर्सन मेनिया में जाता था तो हम उनको एडमिट कर लेते थे। अब हमारे जैसे ट्रीटमेंट्स इंप्रूव हो गए हैं, लास्ट 50 साल में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो अब हम कम्युनिटी में भी अगर हमने जल्दी पकड़ लिया इलनेस को तो हम ट्रीट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो हाँ, तो यही मैं कहूंगी कि सिवियर इलनेस बहुत है मगर ट्रीटमेंट्स हैं, तो अगर किसी को इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कहीं वो डिप्रेस्ड हैं, फिर कहीं बहुत हाइपर हैं, अपने में बहुत एक्टिव हैं, ऐसे पीरियड्स हो रहे हैं, उनको स्विंग कर रहे हैं वो एक मूड से दूसरे मूड, तो उनको समझना चाहिए कि मे बी कुछ सीरियस इलनेस है और इसकी ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट लेके इंसान स्टेबल हो सकता है और उनकी फंक्शनिंग वापस नॉर्मल हो सकती है। ओके, थैंक यू डॉक्टर रचना। डॉक्टर मनीता, मैं आई थिंक आपकी तरफ एक कुछ चीजें मतलब क्वेश्चंस डाइवर्ट करना चाहता हूँ कि आई थिंक हम बात करना चाहते हैं प्रेगनेंसी के बारे में भी, कि ना प्रेगनेंसी में जो हार्मोन चेंजेस वगैरह चलते हैं उसका भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है, मतलब औरतों के मानसिक स्थिति पे, मतलब उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर, उनकी मेंटल स्टेट के ऊपर। पर आई थिंक क्योंकि डॉक्टर रचना ने पहले एक केस बताया, तो मैं आपको आई थिंक एक छोटा सा केस बताता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे कि और ये अभी 2 साल पहले की बात है। एक स्कूल के ये केस जो है हमारी क्राइसिस टीम में था, जिस टीम में मैं काम करता हूँ। तो वहां पे क्या हुआ कि एक स्कूल की टीचर थी, मतलब वाइस प्रिंसिपल थी, और उनको थोड़ा सा ना वो मतलब 2-3 हफ्ते से थोड़ा सा परेशान थी। और एक दिन सुबह जो उनकी असेंबली होती है, जब बच्चों को वो मीटिंग वगैरह ज्वाइंट मीटिंग होती है, तो उसके अंदर उनको लगा कि कुछ फायर, मतलब कहीं पे आग लग गई है और कुछ टेररिस्ट वगैरह स्कूल पे अटैक कर दिया है। तो उन्होंने अपनी एक स्कूल की इंटरनल फायर ड्रिल और टेररिस्ट ड्रिल स्टार्ट कर दी कि ना सब चुप जाओ, अपने कोनों में चले जाओ। तो बाद में पता लगा कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब बीमार हो गई उसके 1-2 दिन के बाद ही। तो जब वो वार्ड के ऊपर एडमिट हुई तो हमने उनको थोड़ा सा पहले दवाइयों के साथ ट्रीट किया, उसके बाद जब उनका हार्मोन्स वगैरह का देखा, जो थायराइड लेवल था वो बहुत ही ज्यादा हाई था। शी वाज एक्सपीरियंसिंग थायरोटॉक्सिक स्टॉर्म। तो आई थिंक धीरे धीरे वो, फिर हमने उनके थायराइड लेवल को मतलब मेडिकल डॉक्टर्स के साथ बात करके, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ बात करके उनको ट्रीटमेंट पे स्टार्ट किया, और फिर 2 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई और फिर कोई टेंशन नहीं हुई। तो आई थिंक ये सोचने वाली बिल्कुल बात है। और ये सिर्फ आई थिंक औरतों के केस में नहीं होता, कभी कभी ये लड़कों के केस में भी होता है। तो अगर अचानक कुछ चीजें, सिम्टम्स आ जाएं, मतलब कुछ लक्षण आ जाएं, तो हार्मोन चेक करवाने बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर मनीता, आई थिंक मैं आपसे पूछना चाहता था कि जब प्रेगनेंसी में हम मतलब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस टाइम जो इतनी ज्यादा मूड वेरिएशंस आती हैं कभी कभी, तो वो क्यों आती हैं? मतलब ऑब्वियसली क्या सारा कुछ हार्मोन रिलेटेड होता है, तो मतलब वो कैसे, आप एक बार वो साइकिल थोड़ा सा समझा सकेंगी प्लीज? Sure. So during pregnancy, तुम्हारे जो proteins, they go very high.
So one of the proteins is beta HCG, जो एक pregnancy test जिससे हमें पता लगता है कि someone is pregnant or not. तो जब वो protein बहुत high हो जाता है, उसका जो formation है, it's very similar to thyroid hormone. तो it could वो falsely affect कर सकता है. It could think के body में thyroid hormone की ज़्यादा necessity है. So that way the thyroid hormone can go really high. तो वो एक problem हो सकती है. तो अगर already underlying issue है hormones में जो पहले detect नहीं किया गया, so now during pregnancy it becomes apparent. तो वो बाहर आ जाता है क्योंकि now there is a high state जहाँ पे hormones are getting released even more. So that could be one reason why वो patient में एकदम से वो thyrotoxicosis. So basically what Dr. Amit is saying is कि thyrotoxicosis वो एक state है जहाँ पे thyroid hormone बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे you are in a hyper state. तो hyper state means तुम्हारा metabolism बहुत high, heart rate बहुत high हो जाता है. So that's very scary क्योंकि उससे तुम्हें arrhythmia हो सकता है, irregular heart rate and heartbeat, so which can kill you. And then and other things, you know, तुम्हारा fever हो सकता है क्योंकि again it's a hyper state, so everything is high. And अगर उसको control नहीं किया जाता तो one can die. So that's one thing that's very apparent in pregnancy is the HCG, जो most of the things को ये regulate कर सकता है. Other stuff that happens during pregnancy is estrogen goes really high. ये another hormone है जो female में abundant है, but males also have it too. And ये hormone है जो female characteristics देता है and that you need. Menopause में वही कम हो जाता है and it affects your mood and other stuff. So that's why this hormone is also very important. So अगर if it's too much, तो again mood will change, right? And जो बाकी hormones जो change होते हैं, other ones don't get affected as much. It's mainly the thyroid as well as the estrogen levels. Progesterone levels are also affected, but mainly वो इतना affect नहीं करते हैं body में जितना estrogen and thyroid get. Okay, thank you Dr. Manita. मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो हमारे पास ऑलरेडी लाइव ऑडियंस की तरफ से 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं. एक्चुअली 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आई एम गोना स्टार्ट डीलिंग विद देम वन बाय वन. और ऑडियंस मेंबर से गुजारिश है आपको स्काइप करनी है तो आप वो जो व्हाट्सएप का नंबर नजर आ रहा है स्क्रीन पे, उस पे हमें अपनी स्काइप आईडी भेजिए तो हम आपकी कॉल डाइवर्ट कर सकते हैं. तो एक्चुअली क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं आई थिंक सबसे पहले वरिंदर जी का क्वेश्चन लेता हूँ. वरिंदर जी पूछ रहे हैं कि ओस्टियोपोरोसिस एग्जैक्टली क्या होती है और इनके इसके साथ कैसे डील करते हैं. और आई थिंक वो अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं और उनकी वाइफ की वो बता रहे हैं एज 52 है और आई थिंक जहां उनको 52 इयर्स से उनका ओस्टियोपोरोसिस होगा. तो वरिंदर जी, ओस्टियोपोरोसिस जो है ऑब्वियसली उसमें जो हड्डियों की डेंसिटी होती है, जो हड्डियों का घनत्व होता है, वो कम हो जाता है और उसका हार्मोन मतलब रिलेटेड रीजंस भी होते हैं जो डॉक्टर मनीता आपको बता सकती हैं. और आई थिंक डॉक्टर रचना, उससे अगला क्वेश्चन डिप्रेशन के बारे में है और वो आई थिंक मैं आपकी तरफ डाइवर्ट करूंगा. तो डॉक्टर मनीता, आप प्लीज बताएंगे कि ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, मतलब क्या चीज है ये? Sure. So osteoporosis, जैसे डॉक्टर अमित ने बोला, it's weak bones. तुम्हारी bones, हड्डियां बहुत weak हो जाती हैं. It's mostly common in post-menopausal women. तो जो after age 50 जिन ladies का menopause हो जाता है, उसके बाद you can experience this, and the main reason again it comes from is estrogen. So estrogen जो है, it's a hormone that also helps in building bones and keeping them strong. तो जब menopause में when you lose estrogen, your bones become weak. So it can also happen in men,
because testosterone is also important in bone health. Okay. तो अगर वो testosterone lose करते हैं, they can also have low bone density. तो Okay. अगर bones weak होती हैं, तो अगर आप गिर जाओ, you know, when you're young, हम गिरते हैं and we just get up and walk. पर अगर तुम्हें osteoporosis है and you just fall, you can have a fracture. And Okay. the most serious fractures can happen in your back and your hips. वहाँ Okay. पे अगर वो fracture हो जाए तो you can become bedbound. Correct. तो इसलिए bone health को important है to keep maintain your bone health. तो उसके लिए सबसे important is exercising. तो Okay. अगर आप weight lifting exercise, weight bearing exercises करो, तो what that means is कि अगर आप walk करें, उसमें आपकी hips पे weight पड़ता है. Okay. आप backpack या कुछ back में डालें जिसमें आपकी spine पे weight पड़े, and you just do 30-minute exercise. उससे तुम्हारी वो bones stimulate होती हैं and you keep them strong. Other exercises can be jumping or vibration therapy. जैसे you can again stimulate your bones to be forming more. Okay, okay. तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम एक्स्ट्रा कैल्शियम लेते हैं, मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह यूज करते हैं, तो क्या उसका कुछ फायदा हो सकता है क्या? हमारी डाइट में actually there's plenty of calcium. You have a daily need for adult is about 1200 milligrams of calcium. Okay. And then वो तुम्हें dairy products, cheese, yogurt, milk, उनमें काफी calcium होता है. And then green vegetables जो हमारे इंडिया में हमारी डाइट में actually already plenty है. तो I don't think you need extra calcium supplements, but vitamin D जो आजकल हमारी the way our environment is right now, हम बाहर इतना नहीं जाते हैं, तो हमें sun directly नहीं मिल रहा आजकल, तो for that you need vitamin D supplements. So उसके लिए around 1000 to 2000 international units of vitamin D is what's the daily recommendation typically. Okay. Thank you, Dr. Manita. तो वरिंदर जी, I think आपका क्वेश्चन डॉक्टर मनीता ने काफी डिटेल में उसको आंसर किया कि ओस्टियोपोरोसिस के अंदर सबसे पहले तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और आई थिंक अगर आप अपनी वाइफ के लिए मतलब दूध, दही और डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जितने हैं, पनीर वगैरह हो गया, तो वो खाएं, मतलब उनको दें, और आई थिंक होपफुली यू नो कंट्रोल किया जा सकता है. थैंक यू डॉक्टर मनीता और वरिंदर जी. आई होप आपको आपका आंसर मिला हो. मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं चनिमा जी का. चनिमा भट्टाचार्य जी पूछ रही हैं, और ये डॉक्टर पूछ रही हैं कि हाउ डज डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अफेक्ट्स चाइल्ड्स साइकोलॉजिकल कंडीशन एज वेल. तो वो साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में हम बात कर रही हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डिप्रेशन हो गया है, तो वो चाइल्ड मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा है, तो उस टाइम आप इसके बारे में कुछ मतलब अपनी तरफ से भी कुछ मतलब बता सकते हैं सिनेरियोस, डॉक्टर रचना प्लीज. तो पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जब पोस्ट प्रेगनेंसी जब बच्चा पैदा होता है, तो काफी ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मदर्स को वो एक्सपीरियंस करते हैं विच इज कॉल्ड प्रेगनेंसी ब्लूज. वो बहुत ही कॉमन है. वो पहले 2 हफ्ते तक लास्ट करता है और फिर अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है. फिर एक चीज होती है पोस्टनेटल डिप्रेशन, जो थोड़ी ज्यादा सिवियर होती है. तो वो उसकी भी ऑनसेट बोलते हैं कि विद इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स प्रेगनेंसी के बाद से लेके 1 साल के दौरान यूजुअली मैनिफेस्ट होती है. आजकल ये भी काफी रिसर्च है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान ही स्टार्ट हो जाती है. लास्ट ट्राइमेस्टर में 30% लोगों को तभी से शुरू हो जाती है, और फिर इट कैरीज ऑन पोस्ट प्रेगनेंसी. सो वैसे भी एक सिचुएशन है, एंड ऑब्वियसली काफी सिवियर है. जस्ट लाइक क्लिनिकल डिप्रेशन नॉर्मल स्टेट में होता है, वैसे ही प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है. और इसमें अगेन वो मूड बहुत लो हो जाता है, एनर्जी बहुत लो फील होती है, कुछ भी करने का जी नहीं करता, कोई भी चीज से खुशी नहीं मिलती, खाना पीना, अगेन बायोलॉजिकल सिम्टम्स सारे अफेक्ट होते हैं. तो वैसी सिग्निफिकेंट डिप्रेशन जिससे आप अपना ध्यान ना हटा पाए, वैसा रह सकता है. एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उनको कितनी नर्चरिंग और वो बॉन्डिंग की जरूरत है. तो अगर माँ खुद में डिप्रेस्ड है और वो वो
ठीक से बात नहीं कर पा रही है, वो अपने दिमागी हालत में ठीक नहीं है, तो वो बच्चे इतने कॉम्प्लिकेटेड वो अर्ली मंथ्स होते हैं, बच्चे को इतना वो नर्चर करना पड़ता है कि वो ना कर पाए, तो बॉन्डिंग पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है और चाइल्ड के साइकोलॉजिकल नीड्स पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यही बच्चे फिर बड़े होके इनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए मैं सारी औरतें अगर जो इसे देख रहे हैं उनको मैं अर्ज करूंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान फील कर रहे हैं डिप्रेशन या उसके बाद आपको फील होता है, तो आपको इमीडिएट, क्योंकि ये ट्रीटेबल इलनेसेस हैं, ऐसी चीज नहीं है जो ट्रीट नहीं हो सकती। अगर आप सोचे नहीं ये तो मैं बस ऐसे ही फील कर रही हूँ, मैं अपने आप इससे बाहर निकल जाऊंगी, तो ये नहीं होता है, क्योंकि उसकी लिंक हमारे ब्रेन में एक केमिकल है सेरोटोनिन, उससे रहती है। सेरोटोनिन कम हो जाती है दिमाग में, इसलिए इतना सिवियर डिप्रेशन हो जाता है। तो वो सेरोटोनिन को बूस्ट करने के लिए आजकल मेडिकेशन आती है, तो वो जब तक आप नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं आप ठीक नहीं होंगे, आप ठीक हो जाएंगे, मगर उसको साल 2 साल कितने भी टाइम लग सकता है, और तब तक आपके बच्चे के साइकोलॉजिकल नीड्स फुली निग्लेक्ट हो जाएंगे और बच्चे पे बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ जाएगा आगे, उनके आगे की जिंदगी के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो 2-3 हफ्ते में ही आपको चेंज ले, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डाउट कि आपको जरूरी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और अपने आप को जितना सपोर्ट आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी उससे भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि हमें पता है कि इट इज नॉट जस्ट कि मेडिकेशन आप लेंगे और सब ठीक हो जाएगा, मगर फैमिली सपोर्ट बहुत लॉन्ग वे जाती है इन इन कंडीशंस में, जहां अगर आपका पति अंडरस्टैंडिंग है, आपके इन लॉज अंडरस्टैंडिंग है, तो उसके साथ भी बहुत हेल्प होती है रिकवरी के टुवर्ड्स। जी 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 जी, थैंक यू डॉक्टर रचना। पर डॉक्टर रचना, अब जैसे मैं अगर मेरे जस्ट एक दिमाग में जैसे क्वेश्चन आया था कि ऑब्वियसली जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो सब डॉक्टर्स कहते हैं अरे इस दवाई से बच के रखो, उस दवाई, ये ज्यादा दवाइयां मत यूज करो। तो अगर जैसे मान लो प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई लेडी दवाइयां लेती है तो उसके लिए मतलब क्या ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, या मतलब ऐसे ही केमिस्ट के पास जाके दवाई ले लो? क्योंकि आपको पता है आई थिंक इंडिया में तो मस्त दवाई खुलेआम मिलती है। हाँ, नहीं तो उसके लिए तो मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो बिल्कुल भी मत सोचेगा, क्योंकि एक्चुअली प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी में प्रिस्क्रिप्शन बहुत केयरफुली करनी पड़ती है। कभी हम ऐसी दवाइयां देते हैं जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे पहले 3 महीने में अवॉइड करते हैं, और लास्ट काइंड ऑफ बीच में उनको सपोर्ट, क्योंकि आप हमेशा इस चीज से डील कर रहे हो कि बैलेंस रहे, कि माँ इतना ना डिप्रेस हो जाए कि वो प्रेगनेंसी में कुछ क्योंकि डिप्रेशन के साथ सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं, बच्चे को हार्म करने के भी फीलिंग्स आते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी में, तो ये सब रिस्क ऑब्वियसली आप नहीं चाहते। उससे अच्छा रिस्क ये है कि आप मेडिकेशन लेके थोड़ा चांस लें कि कुछ हो या नहीं। बट मोस्ट एंटी डिप्रेसेंट्स आर टू बी ऑनेस्ट उतने हानिकारक नहीं होते, और डॉक्टर के एडवाइस के बगैर तो बिल्कुल हम सजेस्ट नहीं करेंगे, मगर गाइडेंस के हिसाब से कुछ 2-3 दवाइयां जो आप सेफली प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, अगर इट इज सो बैड कि आप बिल्कुल फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो वो बैलेंस करके ही मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। और पोस्ट प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट फीडिंग मेंटेन करने के लिए ऐसी दवाइयां देते हैं कि जिनका ज्यादा हाफ लाइफ ना हो, आपके सिस्टम में ज्यादा ना रहे, ताकि आप अपने फीड्स को टाइम कर सकें पोस्ट प्रेगनेंसी। तो ये सब चीजें ध्यान रखने के लिए, इसलिए आपको तो डेफिनेटली डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ एरिया है ये। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू डॉक्टर रचना। चनिमा जी, मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका क्वेश्चन आपको आंसर मिला होगा। हमने काफी डिटेल में इसके बारे में बात की और डिफरेंट सिनेरियोज की बात की। तो जैसे आपने कहा था कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे एक लेडी डिप्रेस्ड है तो उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ सकता है कि नहीं, तो आई थिंक असर पड़ने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बच्चों का जो स्टार्टिंग के फेजेस होते हैं, मतलब जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जब मतलब कुछ महीने के लिए अगर माँ की मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उस टाइम बॉन्डिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आई थिंक आई होप यू गॉट द आंसर। मैं अगला क्वेश्चन डॉक्टर मनीता की तरफ डाइवर्ट करूंगा, और डॉक्टर मनीता, आई थिंक पुनीत जी पूछ रहे हैं कि जो मेनोपॉज होता है, तो मेनोपॉज के टाइम पे बॉडी में क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं? और जस्ट बिफोर आप इस क्वेश्चन का आंसर दें तो मैं जस्ट बता दूं कि मेनोपॉज का मतलब होता है कि लेडीज के अंदर
जो उनके मेंसेस थे, जो उनके पीरियड्स थे, वो बंद हो जाते हैं। तो ये समथिंग लाइक 50 से 60 इयर्स के बीच में होता है, पर कभी-कभी जल्दी भी हो जाता है और कभी-कभी डिलेड भी होता है। तो डॉक्टर मनीता, आई थिंक आप प्लीज बताएं कि मेनोपॉज में क्या होता है। Sure. So yeah, like Dr. Amit said, so menopause basically क्या होता है उसमें your estrogen levels go really down, um, which is common in age between 45 to 55 in USA, पर बाकी countries में भी almost similar age ही group है जहाँ पे menopause in women can happen. तो because estrogen levels when वो जब नीचे हो जाता है, you don't have periods, so that's the first sign of menopause. अगर एक साल के लिए तुम्हें periods नहीं आते, that's when you know you are in menopause. Okay. पर वो जो symptoms that you have can be very challenging, especially when you are undergoing menopause. So जब तुम्हारा menopause शुरू होने लगता है, for women के लिए वो बहुत challenging phase हो सकता है, because जब estrogen low होता है, there are many things that you may experience. One is hot flashes, बहुत गर्मी लगती है, periods of time in the day के it feeling really hot, फिर ठंड लगती है, तो that's hot flashes. Depression, जैसे डॉक्टर रचना एंड डॉक्टर अमित ने पहले बात की है इस बारे में, तो depression can happen, you feel really low, energy levels go down, तुम्हारे में energy नहीं रहती इतनी, and then risk of falls and fractures that we talked about for osteoporosis especially, and low libido, that is another symptom you may feel. तो इन सब के कारण it feels really overwhelming when you are undergoing menopause. And जब वो it can be confusing state क्योंकि you also get brain fog, थोड़ा दिमाग में भी लगता है कि कुछ धुंधला फील हो रहा है. Exactly. हाँ जी. So those are all signs of menopause. Menopause एक बीमारी नहीं है, ये हम सबको पता होना चाहिए. It's part of life. जैसे हम from childhood, then we undergo puberty, then we undergo adulthood, and then menopause. It's part of life. It's not an illness. Okay. A lot of people don't take that as it is part of life. तो जब when women are undergoing menopause, काफ़ी help available है, especially here. I know यहाँ पे हम hormone replacement therapy भी दे सकते हैं. अगर तुम्हारे symptoms बहुत ज़्यादा extreme हो, you should reach out to your doctor and see अगर तुम्हें hormone replacement therapy चाहिए. And by hormone replacement, it's basically estrogen. That's what they give you. Okay. And typically symptoms will stay for about 2 years or so in most of the women. 2-3 साल बाद वो धीमे होते रहते हैं and then they go away. Okay. So again, it's part of life. Adjustment करनी पड़ेगी. People have to understand what they're going through emotionally as well as physically. And then it will go and move on, you know. So just take it as it comes. And अगर help चाहिए, there is help available. A lot of help available nowadays. Okay. डॉक्टर रचना, आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहेंगी कि should I move on to the next question? I will also add, मैं ऐड करना चाहूंगी very quickly कि मैंने काफी like पिछले 3 या 5 साल में ऐसे 2 केसेस मेरे पास आए जो साइकोसिस जैसे सिम्टम्स मैं दर्शकों को बताऊं कि जैसे लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई उनके घर में बार-बार आके चीजें ले रहा है, you know, कुछ ऐसे काइंड ऑफ पैरानॉइड सिम्टम्स या डिल्यूजन जो एबनॉर्मल जैसे थिंकिंग. Should I move on to the next question? I think वो थोड़ा सा एको हो रहा है, तो आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई नहीं. तो वैसे केसेस आए मेरे पास जो मुझे लगता था जैसे डिप्रेशन, जैसे आपने बताया तो डिप्रेशन काफी कॉमन दिखता है हार्मोन चेंजेस के साथ, और एंजाइटी सिम्टम्स थायराइड के साथ बहुत कॉमन है फॉर एग्जांपल. मगर ये साइकोसिस कुछ नई चीज मैं देख रही हूँ आजकल. आई डोंट नो अगर डॉक्टर मनीता माइट हैव अ व्यू ऑन इट, मगर उनको ट्रीट किया है मैंने एंटी साइकोटिक मेडिकेशन से, मगर वो अपने आप सेटल हो जाता है टाइम में, ये भी नोटिस किया है मैंने. ओके.
थैंक यू डॉक्टर रचना। तो डॉक्टर मनीता, आई थिंक जब ऑब्वियसली आप एक मतलब एक्यूट हॉस्पिटल में काम करती होंगे, मतलब कि ना जहाँ पे मेडिकल बीमारियों का ज्यादा इलाज होता है, क्योंकि साइकाइट्रिक प्रॉब्लम आई थिंक वो अमेरिका में आपके वहां पे सिस्टम है कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, बिल्कुल ही अलग हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। तो आपके कभी इंटरैक्शन में ऐसा हुआ है कि जैसे कोई हार्मोनल इश्यूज हैं तो उसके साथ साथ आप मेंटल हेल्थ भी ट्रीट कर रही हैं, या सिर्फ आप हार्मोन्स के साथ ही मतलब हार्मोनल रेगुलेशंस ही देखते हैं? Yeah, so we do get patients जो acute settings में भी आते हैं. Typically thyroid storm, mixed edema, coma जो एक दूसरे के extreme है. तो अगर thyroid storm so much thyroid है, बहुत ज़्यादा वाला, mixed edema, coma is on the opposite end of spectrum, जहाँ पे तुम्हारे पास बिल्कुल thyroid hormone नहीं है. तो अगर बिल्कुल thyroid hormone नहीं है तो you're basically like a zombie. तो उसमें you cannot walk, you cannot eat, you cannot talk. बहुत low energy है, you're basically lying in a bed, and उससे भी तुम्हारे mental health को बहुत affect होता है. तो just by giving that replacement hormone, I have seen a huge improvement in the patient's mental health along with physical health. तो एक दिन जब तुम like I remember a patient, they came in, वो 2 हफ्तों से किसी से बात नहीं कर रहे थे, वो bedridden थे, and they had no energy to even get up and go bathroom, so it was really challenging for the family. And when they brought him to the hospital, उनका देखा हमने कि उनमें बिल्कुल thyroid hormone नहीं है, very little. So once we figured out that they are low in thyroid, all some thyroid back, and the following day that person was walking, thanking us and talking to us like, nothing happened. So just by replacement of one hormone, it made a huge difference. That's great. और आई थिंक थैंक यू डॉक्टर मनीता, थैंक यू डॉक्टर रचना, जो आपने ये केसेस के बारे में बताया है। इट ब्रिंग्स अप एक बहुत ही अच्छा पहलू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कभी कभी हम मानसिक बीमारियों को आलसीपन या पागल का वर्ड यूज करते हैं कि ये पागल है, ये है ही ऐसे, या ये तो बिल्कुल आलसी है, और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्टिग्मा अटैच्ड है। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशंस में अगर आप डॉक्टर्स के पास जाके मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लें, तो हो सकता है बहुत ही सिंपल ट्रीटेबल कोई जो बहुत ही आराम से एक बीमारी ट्रीट हो सकती है, शायद वो ही हो, जैसे अभी डॉक्टर मनीता और डॉक्टर रचना ने बताया, और मैंने भी आपको एक पहले केस बताया था। तो आई थिंक वेल आई थिंक एक क्वेश्चन पुनीत जी का था, तो पुनीत जी का क्वेश्चन हमने काफी ज्यादा डिटेल में आंसर किया। आई होप आपको आपका आंसर मिला हो। मैं स्क्रीन से अगला क्वेश्चन लेता हूँ साक्षी जी का, और साक्षी जी पूछ रही हैं वेरिकोस वेन्स के बारे में कि in pregnancy time I suffered with varicose veins and I'm still having pains in leg. Any solution for that? तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है शायद हमारी स्पेशलिटी से बाहर है, बट फिर भी लेट्स ट्राई टू आंसर दैट। सबसे पहली बात तो साक्षी जी, अगर आई थिंक आप प्रेग्नेंट थी और अभी वेरिकोस वेन है, तो इसका मतलब आपका अभी अभी बेबी हुआ है, तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। तो आई थिंक लेट्स ट्राई टू आंसर। तो डॉक्टर रचना, आप कुछ अगर टिप्स देना चाहेंगे वेरिकोस वेन्स के बारे में? आई नो इट्स आउट ऑफ योर स्पेशलिटी, बट जस्ट लाइक स्मॉल टिप्स। और डॉक्टर मनीता उसके बाद आप भी बता सकती हैं। आई थिंक मुझे आइडिया है कि देयर आर स्टॉकिंग्स अवेलेबल एंड कुछ ऐसे भी ट्रीटमेंट्स है जो आप वेन्स में इंजेक्ट करके वो वेन्स को ठीक भी कर सकते हैं, अगर अपने आप ना ठीक हो जाए, क्योंकि अगर उन्होंने अभी डिलीवर किया है तो वो शायद अपने आप भी ठीक हो जाए, पता नहीं, आई एम नॉट इन दैट स्पेशलिटी। मगर क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज प्रेगनेंसी में इतना इंसान वेट पुट ऑन करता है, बेबी वेट और अपना वेट, तो उससे प्रेशर पड़ा होगा उनके लेग्स पे, और इसलिए शायद वो प्रेशर से उनके वेन्स हो गए हैं इनलार्ज। मगर वो स्टॉकिंग्स, टाइट स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं थोड़ा उसको सपोर्ट करने के लिए, या तो इंजेक्शन या वो भी होते हैं। मे बी डॉक्टर मनीता बता सकेंगी, आई डोंट नो। ओके डॉक्टर मनीता, आप प्लीज कुछ बता सकेंगे इसके बारे में? Sure. Again, it's out of my specialty, but during pregnancy, actually, it's a high output state. तो उसमें क्या होता है, because you have
yourself and the baby to meet the needs for, right? So the blood circulation is very high, so it's a high output state. So usme heart is pumping blood more, your veins are dilated to accommodate that blood. So uske karan wo veins, and then the return to back to the heart is delayed a little bit because it's supplying all the blood to the baby and the body. So from that you get the varicose veins. That's one theory. एक theory उसकी ये है. Now, it's part of pregnancy. Typically, it goes away by itself, from what I have. So the best thing is stockings actually help the most than anything else. Okay. मैं just interrupt करना चाहता हूँ. मुझे अभी IT टीम का मैसेज आया है कि I think जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है जर्मनी से जिससे हम डाइवर्ट कर रहे हैं, वो हैंग हो गया है. तो आई डोंट नो कि ओके चल पड़ा है. अब दोबारा मैसेज आ गया कि चल पड़ा है. तो साक्षी जी, अगर हमने आपका कोशिश किया आंसर करने का और हमें मतलब प्रोग्राम के दौरान हमें मैसेज आया था कि सिस्टम हैंग हो गया है, तो आई थिंक एसेंशियली अगर वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी. और स्टॉकिंग्स डालना बहुत जरूरी है. अगर आप वो जो टाइट स्टॉकिंग्स होती हैं वो डाल लें और थोड़ी सी एक्सरसाइज करें तो उससे आपका फायदा होगा. और मैं आशा करता हूं आपको आपका आंसर मिला हो. मैं क्वेश्चन आई थिंक एक मिस आउट कर गया था. चनीमा जी का एक और क्वेश्चन था, और चनीमा जी उसके लिए बहुत बहुत माफी. क्वेश्चन था कि हाउ टू रेगुलेट हार्मोनल वोलेटिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो जब प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो आई थिंक उसको रेगुलेट कैसे किया जा सकता है. तो आई थिंक यहाँ से चलो मैं पहले एक आंसर स्टार्ट करता हूँ कि आई थिंक चनीमा जी, प्रेगनेंसी के टाइम पे इट इज बाउंड टू हैपन कि आपके जो हार्मोन्स होंगे ऊपर नीचे तो जाएंगे और उसके साथ साथ आई थिंक आपकी मूड वेरिएशंस भी आएंगी. तो आई थिंक अगर आपकी फैमिली जो है आसपास उस टाइम पे आपको सपोर्ट कर सके तो आई थिंक दैट वुड बी अ रियली वंडरफुल थिंग. मतलब सबसे अच्छी चीज वो रहेगी. पर डॉक्टर रचना, आई थिंक इस क्वेश्चन के बारे में आप अगर कुछ बताएंगे और डॉक्टर मनीता आप कुछ बता सकती हैं तो दैट वुड बी ग्रेट. तो डॉक्टर रचना आप प्लीज बताएं. I would agree with Dr. Amit कि जो हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे उसको तो हम फिजिकली I don't think कंट्रोल कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर बहुत उससे मानसिक जैसे इफेक्ट पड़ रहा है तो उसको हम जरूर ट्रीट कर सकते हैं. अगर वो इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है तो उसको ट्रीटमेंट्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स से ईज हो सकता है एंड यू कैन फील बेटर. बट ऑल्सो एक जनरल आई थिंक ये प्रेगनेंसी है या नहीं है सबके लिए लागू होता है. जैसे आप दोनों ने अभी बताया कि एक्सरसाइज, गुड लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ, अच्छा खाएं, पौष्टिक चीजें खाएं और अपना ध्यान रखें और फैमिली आपको अच्छे से सपोर्ट करे तो प्रेगनेंसी कैन बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. वो तो अपने साइड इफेक्ट्स वो तो मैनेज करने ही हैं जो आते हैं, मगर मोस्टली अगर आपके पास एक अच्छा रूटीन है, अगर आप अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक्स के लिए जा रहे हैं और आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हैं, तो आई थिंक उससे मिनिमाइज कर सकते हैं एनी इफेक्ट ऑफ जो इफेक्ट्स अपने बॉडी में है उनको आप बेटर डील कर सकते हैं उनके साथ. ये मेरा व्यू है. जी. तो डॉक्टर मनीता आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि इफ यू वांट आई कैन स्किप ऑन टू द नेक्स्ट वन. No, I think like you guys said, same thing. The most important thing I think is to accept, okay, it will change, but exercise. I feel in our community during pregnancy, a lot of people start feeling that they are sick for some reason, and then they stop exercising. कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अभी आप कुछ नहीं करेंगे, अभी आप बस बैठे रहो, आराम करो, which I think is not right. It should be total opposite. आपको बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए during pregnancy. That will help you actually to regulate some of that hormones variability, and it'll give you those happy hormones, जिससे तुम्हें अच्छा फील हो रहा हो. And then not until third trimester, your body should feel normal actually. So should not be any limitations on walking, exercising, unless अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है and it's a high risk pregnancy. Otherwise there's no reason not to exercise or do your normal walk and go out. Okay, thank you. तो thank you डॉक्टर रचना, thank you डॉक्टर मनीता. चनीमा जी, आपको आपका आंसर आई होप आपको मिला हो. अगेन हमने काफी उसको डिटेल में बात किया.
मैं देख रहा हूँ कि हमारे ऑडियंस मेंबर्स फिर जंप हो गए हैं, मतलब हमारा जो ऑडियंस था पहले उससे थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर कोई ऑडियंस हमारे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लाइव चैट पे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको कॉर्नर में एक व्हाट्सएप का नंबर नजर आ रहा होगा। अगर आप हमारे साथ लाइव वीडियो कॉलिंग पे बात करना चाहते हैं तो अपनी स्काइप आईडी उस व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, तो हम आपकी कॉल को डाइवर्ट कनेक्ट कर देंगे स्क्रीन के ऊपर। तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं स्क्रीन से पुनीत जी का, और वो क्वेश्चन डॉक्टर रचना के लिए है। वो अल्जाइमर डिजीज के बारे में है कि अल्जाइमर डिजीज क्या होती है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो पुनीत जी, सबसे पहले, इससे पहले कि डॉक्टर रचना उसके बारे में बताएं, तो मैं आई थिंक आपको बताना चाहता हूं कि अल्जाइमर डिजीज जो है उसका एज सच ट्रीटमेंट कोई नहीं है। मतलब कि ना, ये नहीं है कि आप दवाई दोगे तो वो ना रुक जाएगी, मतलब एक स्टेज पे जाके बंद हो जाएगी। इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी। तो डॉक्टर रचना, आप प्लीज इसके बारे में कुछ बताएंगे कि अल्जाइमर डिजीज में जैसे ब्रेन के अंदर वो छोटे मोटे चीजें हो जाती हैं, वो क्या होता है? तो बेसिकली अल्जाइमर्स डिजीज, जैसे डॉक्टर अमित जी ने ठीक से बताया है कि ये एक तो प्रोग्रेसिव इलनेस है और एज के साथ जैसे और इसका रिस्क बढ़ता रहता है। तो हम सबका ब्रेन जो है एक्चुअली, बिलीव इट और नॉट, 20 या 25 इयर्स के बाद एक डिजेनरेटिव प्रोसेस में ही रहता है। हमारा ब्रेन श्रिंक होता है, मगर बहुत ही धीरे धीरे श्रिंक होता है कि वो उतना असर नहीं पड़ता है। मगर कुछ लोगों में ये बहुत एक्सिलरेट हो जाता है टुवर्ड्स द लैटर पार्ट, जो जैसे और एज हो जाती है तो और ज्यादा हो जाता है। एंड काफी थियरीज हैं, बोलते हैं कि कुछ ऐसे एबनॉर्मल प्रोटीन्स हो जाते हैं और उनके डिपॉजिट्स बन जाते हैं ब्रेन में, और उस वजह से आदमी के जो ब्रेन है ठीक से काम नहीं करता, वो फॉरगेटफुल हो जाते हैं, उनकी मेमोरीज जैसे उनके लूज हो जाती हैं, वो उनको ध्यान नहीं रहता है उन्होंने कल से लेके आज तक क्या किया। बोलते हैं जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी तो भी लास्ट जाती है, जैसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी पे ज्यादा इफेक्ट हो जाता है कि लोग भूलने लग जाते हैं कि उन्होंने एक दिन से दूसरे दिन से तक क्या किया। तो वैसे और भी एडिशनल है, उसमें काफी इम्पेयरमेंट्स हो जाते हैं। जैसे अगर वो अपने आप को जैसे पहले कपड़े पहनने में दिक्कत हो सकती है, और चलने फिरने में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, और बिहेवियरल सिम्टम्स भी हो सकते हैं जिनके लिए जो हम डिमेंशिया की दवाइयां कहते हैं, तो वो इफेक्ट हो जाती, लाइक इफेक्टिव होती हैं। डिमेंशिया की दवाइयां वो रिवर्स नहीं कर सकते हैं कंडीशन को, मगर उसकी जो जिस गति से वो बढ़ रहा है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, और जो बिहेवियरल सिम्टम्स आते हैं उसके दौरान, डिमेंशिया के दौरान, उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बेनिफिट है। अगर माइल्ड डिमेंशिया में हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, जब थोड़ा मॉडरेट या सीवियर टाइप हो जाता है फिर हम उनमें दवाइयां दे सकते हैं। तो फिर दवाइयों से वही प्रोसेस थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, मगर रिवर्स नहीं हो सकती है। ओके, थैंक यू डॉक्टर रचना, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक पुनीत जी, आई थिंक अगर आपने क्वेश्चन जो अल्जाइमर के बारे में पूछा है, पर आई थिंक अगर हम जस्ट डिमेंशिया के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली डिमेंशिया बड़ी डिफरेंट तरह का भी होता है। मतलब उसमें याददाश्त चले जाती हैं कुछ, मतलब वो भी दिमाग में काफी डिफरेंट एरियाज पे इफेक्ट करता है, और उसके बाद जिस एरियाज पे इफेक्ट करता है उसके अलग अलग मैनिफेस्टेशंस होती हैं कि कभी लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, या वो बहुत उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, तो वो अलग अलग तरह के डिमेंशियाज होते हैं। तो उसी तरह अगर उनकी जैसे मतलब उसको पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, पर कुछ ऐसे डिमेंशियाज होते हैं जिनको आप स्लो कर सकते हैं। कि मान लो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, आप अगर दवाई देंगे तो वो ग्राफ थोड़ा सा धीरे हो जाएगा, तो पर ट्रीटमेंट उसकी नहीं है। अगर आई थिंक अगर जब ट्रीटमेंट आएगी तो जो कंपनी ट्रीटमेंट बनाएगी उसके शेयर प्राइस तो स्टार्टिंग से ही ले लेने तो सबसे चाहिए। रिचेस्ट कंपनी हो जाएगी। एग्जैक्टली। मैं एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एक्चुअली डिमेंशिया में भी वो लोग पहले सारे ब्लड स्क्रीन करते हैं, क्योंकि काफी रिवर्सिबल कॉजेज भी होते हैं डिमेंशिया के, मेडिकल कॉजेज। जैसे अगर बॉडी में अगेन थायराइड की चेंजेस होते हैं, या विटामिन B12 और फोलेट करके विटामिन होते हैं हमारे बॉडी में, अगर वो भी चेंज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, उससे भी डिमेंशिया लाइक पिक्चर हो सकती है। तो समटाइम्स अगर आप अगेन अगर आपको कुछ ऐसे भूलने की बीमारी हो रही है, तो पहले तो पूरे ब्लड स्क्रीन करें, और ये जो स्पेशल विटामिन है, विटामिन B12 और फोलेट जैसे हम बोलते हैं, उनको भी चेक करें। समटाइम्स वो बहुत ही छोटी सी चीज होती है और उसको करेक्ट करने से वो सिम्टम्स चले जाते हैं।
तो ऑब्वियसली फिर वो जब प्रोलॉन्ग हो जाती है और नहीं कोई मेडिकल रीजन नहीं है तो तब फिर आप प्रॉपर डिमेंशिया बोल सकते हैं उसे। और एक चीज और ऐड करूंगी कि जो लोगों को वैस्कुलर फीचर्स बहुत हैं, जिनको जैसे स्ट्रोक हो चुके हैं या डायबिटीज, हाइपरटेंशन करके अक्यूमुलेटेड ऐसे काफी रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको एक तरह की डिमेंशिया बोलते हैं, वैस्कुलर डिमेंशिया काफी कॉमन उनमें होती है। तो ऐसे भी रीजन से हो सकती है, अल्कोहल से डिमेंशिया हो सकती है। तो बहुत कॉजेज है डिमेंशिया के अदर देन जस्ट अल्जाइमर्स। करेक्ट। थैंक यू डॉक्टर रचना। डॉक्टर मनीता, आप चुप बैठी हैं पर मैं आपकी तरफ अगला क्वेश्चन डाइवर्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो पुनीत जी, आई थिंक डॉक्टर रचना ने और मैंने मिलकर कोशिश की आपका क्वेश्चन आंसर करने की। कुछ लोग हमें गुड इवनिंग कह रहे हैं, विच इज अंडरस्टैंडेबल। कुछ लोगों के लिए वहां पे गुड मॉर्निंग भी है, जैसे डॉक्टर मनीता और जो अमेरिका से हमारे साथ हैं ज्वाइन किए हुए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन से है कार्तिक का, और कार्तिक जी पूछ रहे हैं कि जो टायर्डनेस और लेजीनेस होती है, जिसके अंदर आपको कंसंट्रेशन की भी प्रॉब्लम आती है, तो इसके ये क्या साइन होता है हार्मोनल डिसबैलेंस का? तो आई थिंक कार्तिक जी, हमने इसका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश की है पहले, मतलब जो हमने आंसर्स किए हैं, पर आई थिंक डॉक्टर मनीता आप प्लीज इसको कुछ जल्दी से समराइज करके अगर बता सके, कार्तिक जी को अगर बता सके प्लीज। श्योर। तो आई थिंक हमने पहले थायराइड हार्मोन को लेके काफ़ी बात की है, दैट इट कैन बी रिलेटेड टू हैविंग लो एनर्जी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बीइंग लेजी, मोर से कि आप में अगर एनर्जी नहीं है तो कुछ कर नहीं पाओगे, राइट? यू आर नॉट बीइंग लेजी पर्टिकुलरली, इट्स जस्ट you are able to do something. But another thing in men, especially when they are young, and if they have any issues with energy as well as concentration, it's also getting their testosterone checked. क्योंकि कई बार अगर testosterone low है, that can also make you feel very similar to that way, कि you're not having enough energy to do things, you're not having enough brain power to concentrate on things, and also the libido will be low. So अगर if you have any of those symptoms or signs, then you should reach out to the doctor to get that checked. ओके, सही है। आई थिंक डॉक्टर मनीता ने 2 बार एक वर्ड यूज किया है, अब ऑब्वियसली मैं उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता लगेगा। उन्होंने वर्ड यूज किया था लिबिडो। तो अगर आप ये गूगल पे जाके एक बार चेक कर ले तो आपको आई थिंक उसके बारे में अच्छी डिटेल मिल जाएगी। तो मैं बहुत जल्दी ही अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। और कार्तिक जी, आई होप आपको आपका आंसर मिला हो। अगेन हमारे ऑडियंस मेंबर्स एकदम जंप हो गए हैं, तो ऑडियंस मेंबर्स अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लाइव चैट और व्हाट्सएप का मतलब जो नंबर है उसके आप अपने स्काइप आईडी भेज सकते हैं, नहीं तो लाइव पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है अब, तो अपने क्वेश्चन जल्दी से जल्दी भेजें। अगला क्वेश्चन जो है वो वी मेहता जी का है। वी मेहता जी पूछ रहे हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट डू वी गेट हार्ट heart palpitations during menopause? If so, why? तो वो मेनोपॉज के टाइम पे जो हार्ट पैल्पिटेशंस फील होते हैं, मतलब जो कलेक्टिव सिम्टम्स हैं, वो क्यों हो रहे हैं? होते तो हैं पर क्यों हो रहे हैं? तो डॉक्टर मनीता, आई थिंक अगर आप बताएंगे तो उसके बाद डॉक्टर रचना आप भी इसके बारे में कुछ बता सकेंगी कि इसके मानसिक साइड पे क्या होता है। अगेन मेनोपॉज इज अ वेरी हॉट टॉपिक हमारे क्वेश्चंस में आज। Sure. So again, it has to do with the estrogen levels. So क्योंकि when you have low estrogen, you are gonna have heart palpitations as well as hot flashes. So because of it's basically your body's way of saying कि कुछ कम हो रहा है, कुछ कम हो रहा है. तो heart palpitations are a way of saying कि something is wrong. It's just a reflex more than anything else. So there's nothing wrong with the heart per se. It's more of a symptom कि ये just as a manifestation है कि you're having menopause rather than having issues with the heart. However, there have been some studies, there have been some associations कि because of low estrogen, there are some associated heart conditions, पर वो कुछ prove नहीं हुआ है अभी तक. In fact, अगर तुम बिना supervised hormone therapy लेते हो
you actually increase your risk of heart disease or clots. So bina supervision, just going to chemist and getting estrogen is not safe. Only should be given to people who qualify for it. Correct. So that's what I would definitely emphasize. कि estrogen low होने का ये एक symptom है, rather than heart being a problem. करेक्ट करेक्ट थैंक यू डॉक्टर मनीता। तो डॉक्टर रचना, आप प्लीज इसके बारे में कुछ मानसिक स्थिति बता सकेंगे कि मतलब मेनोपॉज में जो मानसिक प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस तरह की आ सकती हैं? तो काफी कॉमन यही डिप्रेशन मैं देखती हूँ ज्यादा कॉमन। जैसे मैंने पहले बताया, कुछ एक आध केसेस ही मैंने देखे हैं जिसमें बहुत अनयूजुअल और साइकोटिक टाइप ऑफ सिम्टम्स हो गए हैं। और वो भी जैसे धीरे धीरे, जैसे मेनोपॉज थोड़ा औरत जो कोप करती है, जैसे उसका बॉडी एडजस्ट होता है हॉर्मोन्स को, नए लेवल ऑफ हॉर्मोन्स को, तो वो भी सिम्टम्स ठीक होते हैं। कभी इतना सिवियर हो जाता है कि डिप्रेशन को ट्रीट करना पड़ जाए, तो कभी हम करते हैं, कभी एंटी डिप्रेसेंट्स देके उसको ठीक करते हैं, या तो जो लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कभी ले लेते हैं, उससे भी उनके सिम्टम्स ईज हो सकते हैं। तो आई थिंक हाँ, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स वर्क कर जाती है, या इंसान अपने आप उस फेज में से बाहर आ जाता है। मगर मैं जरूर औरतों को ये कहूंगी, जो सुन रहे हैं हमारे दर्शक, की एक साइकोलॉजिकल तरीके से आप लें तो एक औरत के लिए काफी ठीक है, हम एक लॉजिकल लेवल में सोच सकते हैं, हाँ ठीक है मेनोपॉज हो रहा है, कोई नहीं, हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ हैज कम टू एन एंड, बट साइकोलॉजिकली इट इज अ चेंज इन योर, एक बोलते हैं औरतपना, एक लगता है कि वो खत्म जैसे हो रहा है ऑलमोस्ट। आपका जो आपके डिजायर्स, आप लिबिडो भी कह रहे थे पहले, सब चीज एक औरत की जो एक आइडेंटिटी है वो फील कर सकती है कि वो लूज हो रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अगेन वेरी caring towards yourself in that time, कि you can go through a lot of emotions, कि आपके emotions इधर all over the place हो सकते हैं, तो अपना ज्यादा ध्यान रखें और अपना केयर करें अच्छे से, अगेन फैमिली अच्छे से सपोर्ट करे ड्यूरिंग दैट टाइम, फिर अच्छे आउटकम और जल्दी आउटकम्स हो जाते हैं अच्छे वाले रिकवरी में। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर रचना, और थैंक यू डॉक्टर मनीता आपके आंसर्स के लिए। तो वी मेहता जी, आई होप आपको आपका आंसर मिला हो। मैं आपका क्वेश्चन अगर दोबारा पढ़ रहा हूँ तो मैं आई जस्ट आपको एक थोड़ी सी सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे अगर आपको पैल्पिटेशंस फील हो रहे हैं तो हाँ, ये मेनोपॉज का एक नॉर्मल पार्ट भी हो सकता है। बट अगर आपको साथ पैल्पिटेशन के साथ और सिम्टम्स हो रहे हैं, मतलब जैसे आपका सांस फूल रहा है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, या आपको लगता है कि आपके छाती में कहीं पे दर्द हो रहा है, या अगर आपको लग रहा है कि आपके छाती पे जैसे ना कोई बैठा हुआ है, या मतलब चेस्ट टाइटनेस फील हो रही है, तो ये कंडीशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है ये आपके मेनोपॉज से बिल्कुल भी ना रिलेटेड हो और एक्चुअली आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम चल रही हो। तो अगर थोड़े टाइम के बाद ये ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर के पास जाना, आपका मतलब अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र में जाना आपका बहुत जरूरी है, वहां पे चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। तो मैं क्वेश्चंस देख रहा हूँ, आई थिंक हमारे क्वेश्चंस अभी पॉज हो चुके हैं और क्वेश्चंस नहीं आ रहे, पर लेट्स से कि अगर I'm just actually taking a small message from the WhatsApp कि I'm just reading it, just bear with me. क्वेश्चन जो आ रहा है व्हाट्सएप पे वो यही था कि जब प्रेगनेंसी होती है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है वो एकदम ऐसे क्यों आता है? मतलब आई थिंक उसके केस के अंदर देयर आर ऑब्वियसली उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं और उसके साथ वो एकदम ब्लड लॉस भी होता है। तो आई थिंक इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं और आई थिंक उसके बाद हम लाइक कॉन्फ्रेंस, मतलब ये कॉन्वर्सेशन को क्लोज करेंगे। तो डॉक्टर मनीता, आप प्लीज बताएंगे कि जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, उसके अंदर मतलब उसके हार्मोनल कंपोनेंट्स होते हैं क्या, या मतलब और मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स होते हैं क्या? Of course, yeah. So, like Dr. Rachna said earlier, they call it baby blues or postpartum depression. So, because of that high estrogen state, you suddenly lose that after pregnancy when the baby is born. Also, your placenta, the place that's holding the baby, now it's out. That is also full of hormones. So during pregnancy, that's what they call the pregnancy glow, right? It's
probably from all those high hormone states. And now ekdam se wo jab niche ho jati hai, there is a disconnect between what the brain was sensing and now what's going to the brain. So it can make you feel a little depressed, or more than a little depressed in some cases. And अगर there's already an underlying condition, so मान लो अगर already तुम्हें hypothyroid था, या already तुम्हें hormone problem थी कोई भी, and now all of a sudden you take that out, and अब वो तुम्हारी hormone state बिल्कुल change हो गई है. If you don't go and get help at that time, it'll stay like that and may get worse. So अगर तुम्हें already कोई problem है during pregnancy or before pregnancy, it could get worse after birth of the child. So definitely there is a link between your hormones and post-pregnancy depression. Okay. Thank you. तो डॉक्टर रचना, आप इसके बारे में कुछ एडिशनल चीज बताना चाहेंगे प्लीज? हाँ, तो मैं ये अग्री करती हूँ, और मैं ये भी बताऊंगी कि जो इनिशियल, जैसे आपने बताया कि बेबी ब्लूज होता है, वो जो ज्यादा कॉमन होता है, एज आई सेड 80% औरतों में होता है और अपने आप 2 हफ्तों में रिजॉल्व हो जाता है, तो उसका ज्यादा हार्मोनली रिलेटेड होता है. मगर अगर कोई ऑलरेडी क्लिनिकली डिप्रेस हो गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वो कंटिन्यू हो रही है पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो हो जाती है, उसमें थोड़े और केमिकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी, या एक हमारे ब्रेन में एक और केमिकल है नॉरएड्रेनालिन, वो भी कम हो सकता है. तो दोनों चीजों के कम होने की वजह से थोड़े और सीवियर सिम्टम्स, जैसे हम क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं, वैसा हो सकता है, जो ज्यादा देर तक रहता है और अपने आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, वो वैसे डिप्रेशन होती है ये. तो उस वक्त अगर बहुत सीवियर है, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आपको बच्चे को देख नहीं पा रहे हैं, आप खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो वो तो दोनों के लिए डेट्रीमेंटल है. तो उस वक्त हम जरूर रेकमेंड करते हैं कि आप एंटी डिप्रेसेंट्स ट्राई करें. हम आपको सेफ एंटी डिप्रेसेंट्स रेकमेंड कर सकते हैं, और आपके ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी रेकमेंड कर सकते हैं. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वो जब 1-8 साल में जब वो डिप्रेशन ठीक हो जाती है, तो उसके बाद मेडिकेशन हमेशा जिंदगी भर लेने की भी जरूरत नहीं है ऐसे कंडीशंस में, अनलेस आपको पहले से ही कोई डिप्रेसिव इलनेस हो, रिकरेंट डिप्रेसिव इलनेस हो. ऐसा अगर नहीं है और बस प्रेगनेंसी के दौरान आई है, तो फिर वो ऐसा भी नहीं है कि आपको जिंदगी भर लेना पड़े. तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें. ओके, थैंक यू डॉक्टर रचना, थैंक यू डॉक्टर मनीता. आई थिंक एक छोटा सा क्वेश्चन और आया है व्हाट्सएप के ऊपर, दैट वुड बी द लास्ट सिनेरियो दैट वी विल डिस्कस. एक जन पूछ रहे हैं हमारे से कि जो इंसुलिन होता है, और आई थिंक ये बड़ा उन्होंने लास्ट में टॉपिक इंटरेस्टिंग बताया है कि जो इंसुलिन होता है वो भी तो एक हार्मोन है ना. तो इंसुलिन के जो मतलब उसके साथ वेट गेन, वेट लॉस की काफी प्रॉब्लम्स आती हैं. तो अगर हम छोटा सा एक टॉपिक इंसुलिन के बारे में डिस्कस करें, और इंसुलिन के साथ उसके साथ मानसिक रोग भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उसके बारे में आई थिंक आपके क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में क्या क्या आपके एक्सपीरियंस रहे हैं. तो डॉक्टर मनीता, आप प्लीज बता सकते हैं इंसुलिन के बारे में, और फिर डॉक्टर रचना उसकी मानसिक मैनिफेस्टेशन बता सकेंगी. Sure. So insulin is a hormone that's made by pancreas. जो तुम्हारी बॉडी में एक organ है, it's called pancreas. वो insulin as well as glucagon बनाता है. ये दोनों hormones ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं. तो जब तुम्हें enough insulin तुम्हारी बॉडी को नहीं मिलता, it can manifest as diabetes, which is very, very, very common in world. So now there can be either you're not getting enough insulin क्योंकि तुम्हारी बॉडी को more insulin चाहिए जितनी आ रही है, या your body is not making enough insulin. So from that you need more insulin being given to you. Now in a short version, so basically अगर enough insulin नहीं मिल रही या enough insulin नहीं बन रही, you have to do injectable insulin from outside, which definitely has a lot of toll on people, क्योंकि now you're giving yourself injections every day to maintain that insulin that your body would have made. Insulin hormone is a pro-growth hormone. So what that means is कि वो एक ऐसा hormone है जिससे तुम्हें weight gain हो सकता है. वो जो तुम्हारी growth में as a little kid, it helps in your growth as well. So it's important. It's a vital hormone for your growth as well. So it is linked to weight gain.
So that's why it's kind of like a vicious cycle during diabetes. You are gaining weight because you're eating whatever, and now you're getting more insulin, and now you're gaining more weight. And when you go to doctors, they're saying lose weight to get your diabetes better. So it becomes a really hard cycle to break. So again, in this case, exercise comes in place a lot as well. कि जब तुम exercise करते हो, your body actually becomes more sensitive to insulin. And more sensitivity means कि तुम्हें अब कम insulin चाहिए, जो तुम either injectable or what your body is making. So exercise plays a huge part again in diabetes management, as well as having lesser requirements of insulin. On top of that, अब आजकल बहुत सारी other medications आई हुई हैं in market that actually help with weight loss, and you don't need insulin if your body is even making a little bit, जो तुम्हारी body को sensitize करें कि तुम्हें कम insulin चाहिए. So there's a lot of medications in the market now for that. So definitely ask your doctors के insulin के अलावा कुछ और है जो हम try कर सकते हैं before you just go on insulin. ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मनीता. डॉक्टर रचना, मैं एक मिनट का छोटा सा पॉज लूंगा और जस्ट मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं स्क्रीन पे कि ऑडियंस मेंबर से हमारी गुजारिश है कि हमें और क्वेश्चंस ना भेजें. एक क्वेश्चन आया था सतीश जी का, वो लास्ट क्वेश्चन होगा डॉक्टर मनीता के लिए, और उसके बाद हम बिल्कुल और क्वेश्चन नहीं लेंगे. पर डॉक्टर रचना, अगर आप इंसुलिन से रिलेटेड कुछ मानसिक मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकें तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल ऑडियंस के लिए. अगर मैं यही कहूंगी कि जो जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे हमें जैसे रेफरल आती है तो हम उनकी सारी स्क्रीनिंग करते हैं, तो थायराइड काफी कॉमनली डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ पाए जाते हैं थायराइड कंडीशंस. मगर डायबिटीज में भी क्योंकि लोगों को जब ऐसा लगता है कि उनको थकान हो रही है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनका मूड एकदम लो है, तो उनको लगता है कि उनको शायद डिप्रेशन हो गया है. फिर पता चलता है ब्लड्स करो तो डायबिटीज हो गई है. तो डेफिनेटली काफी ओवरलैप है मेंटल हेल्थ सिम्टम्स के साथ. मगर जस्ट लाइक एनी अदर मेडिकल कॉज, अगर आप वो डायबिटीज को ठीक करेंगे तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंप्रूव हो ही जाती हैं और ऑटोमेटिकली. ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. जिन लोगों को डायबिटीज डेवलप हो जाता है उनको लगता है कि अब इतनी बड़ी काइंड ऑफ क्रॉनिक इलनेस, उनको सारी जिंदगी संभालनी है, तो समटाइम्स उससे लोग थोड़ा वो हो जाते हैं, हार मान जाते हैं या लो फील करने लगते हैं. तो उनको मैं यही कहूंगी, हम सबकी बॉडी है और उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही है. तो अगर हम इलनेसेस से प्रीऑक्यूपाई होकर अपनी लाइफ नहीं जिएंगे तो फिर वो तो अच्छा सोल्यूशन नहीं है. तो हमें जैसे भी टाइप ऑफ इलनेस है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपने तरफ से बेस्ट करें, अच्छे से ध्यान रखें, अपना एक्सरसाइज करें, ठीक से खाएं पिएं, बट एट द सेम टाइम टू पुश इट टू द बैक ऑफ योर माइंड की है तो है, अभी उसका बेस्ट हम जो कर सकते करें. मगर लाइफ हमारी, स्पेशली आजकल के क्लाइमेट में, कोरोना के क्लाइमेट में, पता नहीं कितनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है. तो जितनी लाइफ है उसको अच्छी खुशी होके जियो, रादर देन अपने इलनेसेस या अपने पास्ट में अपना टाइम बिताओ. वो उसका कोई फायदा नहीं है. जितना टाइम बचा है उसे एंजॉय करो, यही कहूंगी. बहुत खूब. थैंक यू वेरी मच. और आई थिंक काफी सही बात बताई डॉक्टर रचना ने, और आई थिंक इसमें काफी दम है कि आई थिंक आजकल के टाइम पे वैसे ही इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो उसको छोड़ के अब आई थिंक हमें आगे देखना चाहिए. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रचना वंस अगेन. और लास्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर मनीता के लिए, सतीश जी का. सतीश शर्मा जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि कैन थायराइड थेरेपी कॉज blood pressure and diabetes in medium and long term? Any non-specific precaution? I think हम दोबारा लाइव हो गए हैं, तो मेरी आईटी वालों से गुजारिश है कि वो अपनी स्क्रीन को हटा दें और उसके बाद कैमरा स्विच करने पड़ेंगे. ओके, अब बेटर है. नहीं, अभी भी गलत है. Anyways, we'll just continue. आई थिंक स्क्रीन जो है वो स्विच हो गई है, बट इट्स फाइन. तो डॉक्टर मनीता, आप बता रही थी, सतीश जी का क्वेश्चन था एक, वो पूछ रहे थे कि थायराइड मतलब थायराइड थेरेपी के टाइम पे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज होती है, तो डायबिटीज का आपने कहा कि कोई रिलेशन नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के बारे में आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं.
Sure. So, like I was saying, कि अगर तुम too much thyroid hormone ले रहे हो, it can actually cause high heart rate and high blood pressure. Okay. So that's why at least once a year, if not every 6 months, तुम्हें thyroid test करवाना चाहिए, so you can know your levels are normal and you're taking appropriate dose. जो dose है वो it can actually change based on your weight. So it's very important to check your thyroid hormones if you're taking thyroid replacement. And the second question was about taking thyroid medication. So हाँ, that कुछ specific was a very precautions. question. Yeah. So about taking it, so it should be taken early in the morning. So subah khali pet, about 30 to 1 hour before eating or drinking anything other than water. तो Okay. पानी के अलावा कुछ भी खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग चाय, for at least 30 minutes to even 1 hour. And अगर आप कैल्शियम, आयरन या जो एसिड रिफ्लक्स की दवाई होती है उनको ले रहे हो, those should be separated at least 4 to 6 hours from your thyroid medication. नहीं तो वो absorption जो है वो steady नहीं होता, वो up and down रहता है and your levels can fluctuate a lot. Okay, okay. Thank you. Thank you, Dr. Manita. सतीश जी, I think आपका क्वेश्चन हमने काफी लंबे टाइम में आंसर किया. अब मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि हमारा जो जिस माध्यम से हम इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं वो ऐसे हैं कि हम नॉर्मल स्काइप पे बात करते हैं, वो जर्मनी से एक अलग सिग्नल पे डाइवर्ट होता है जो यूट्यूब पे जाता है. तो आई थिंक कभी कभी या मेरे नेट की प्रॉब्लम होगी या उधर नेट की प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच में. तो हमारे पीछे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना जबरदस्त भी नहीं है कि वी डोंट हैव अ बैकअप, बट हम कुछ मतलब फ्रेंड्स मिलके आपस में ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट वाज द लास्ट बिट. तो डॉक्टर रचना, डॉक्टर मनीता, मैं आई थिंक आपसे एंड में कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट्स मांगूंगा, मतलब कुछ सम सॉर्ट ऑफ टिप्स, टेक अवे टिप्स. बट इन द मीन टाइम मैं ऑडियंस से ये बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा लास्ट एपिसोड था सीजन 1 का. अभी हम 2 हफ्ते का ब्रेक लेंगे और हम 18th ऑफ अक्टूबर जो संडे होगा वो उस टाइम दोबारा वापस आएंगे और हम थोड़ा सा नया इसका फॉर्मेट बनाएंगे और हम बात करेंगे मिथ्स के बारे में, जो अफवाहें उड़ी हुई हैं अलग अलग स्पेशलिटीज के बारे में. मतलब लोग उसके बारे में जब ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मानसिक रोगों के बारे में अगर बात करें तो जैसे कहते हैं कि अगर किसी को कोई मानसिक प्रॉब्लम है तो वो ना झाड़ फूंक करवा लो, या आप किसी ऑब्वियसली मैं मंदिर गुरुद्वारों के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा, बट आई थिंक कभी कभी कुछ बीमारियों का जो रीजन होता है काफी सिंपल होता है, जो बॉडी रिलेटेड होता है, और इसी तरह काफी सारी अफवाहें अलग अलग स्पेशलिटीज में. तो आई थिंक हम एक पूरा सीजन स्टार्ट करेंगे उसके बारे में. तो हमारे 18th ऑफ अक्टूबर को हमारे साथ ज्वाइन करेंगी एक पीडियाट्रिशियन बेंगलुरु से, जो हमारे एपिसोड में पहले भी आई हैं, और उनके साथ एक रेस्पिरेटरी फिजिशियन ज्वाइन करेंगे हमें यूके से. मैं ऑडियंस से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हमने जब स्टार्टिंग की थी इन एपिसोड्स की तो हम सोचते थे कि इंडिया में 5 बजे के टाइम के हिसाब से सही है टाइम, बट अगर आप हमें प्लीज बता सकें कि किस टाइम पे आपको ये प्रोग्राम अच्छे लगेंगे, मतलब कब आपको लगता है कि ज्यादा ऑडियंस पार्टिसिपेट कर से, तो हमें वो टाइम लिख के भेजें हमारे कमेंट सेक्शन में. उसके अलावा हमारे प्रीवियस एपिसोड जो थे वो भी अलग अलग स्पेशलिटीज के थे, जो हमने 9 एपिसोड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं. उसके अंदर काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है. और हमें अपनी सेहत से रिलेटेड क्वेश्चंस भेजें, और हमें ये भी भेजें कि आप और किसी डॉक्टर्स को दोबारा देखना चाहते हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे फिर आने की दोबारा. और ऊपर दिए गए नंबर जो आपके पास व्हाट्सएप का नंबर है उस पे आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं और हम उन स्पेशलिटीज के अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स को इनवाइट करेंगे. मैं अपने लास्ट कमेंट्स बाद में बोलता हूं, पर डॉक्टर रचना, अगर आप कुछ अपने ओपनिंग मतलब सॉर्ट ऑफ क्लोजिंग टिप्स देना चाहें लोगों के लिए रिलेटेड टू विमेन हेल्थ, अगर आप बता सकें प्लीज. मैं आई थिंक मेरी जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपको कुछ भी मानसिक काइंड ऑफ कंडीशंस हो रहे हैं
जैसे डॉक्टर अमित ने बताया कि ये वो चीज में बिलीव ना करें, ऐसा ना सोचें कि ये अपने आप आई कैन स्नैप आउट ऑफ इट, जैसे बोलते हैं ना, चलो चलो उठो, ये करो वो करो, वो इंसान से होगा ही नहीं, क्योंकि वो कंडीशन केमिकल है और उनके ऐसे माइंड में नहीं है। तो प्लीज अपने आप को सपोर्ट करें एज अ पेशेंट, एंड फैमिलीज को यही कहूंगी कि अपने पेशेंट्स, अगर कोई आपके घर में है जिनको मानसिक रोग हैं, आप जितना उनको सपोर्ट करेंगे उतनी वो रिकवरी उनकी अच्छी होगी और उतने ही वो नॉर्मल होके अच्छी फंक्शनिंग में रहेंगे। तो प्लीज अपने आप को, अपने पेशेंट्स को सपोर्ट करें। थैंक यू डॉक्टर रचना। डॉक्टर I think we are again going. नहीं, you can continue. अभी मुझे कोई मैसेज नहीं आया, तो just continue. It's okay. Okay. So see your doctors before you take any medications. बिना prescription के, बिना consultation के कोई medication शुरू नहीं करनी चाहिए. All these external hormones, I know we only talked about thyroid and estrogen and a little bit of insulin here, but there are other hormones in your body. Steroids are very important hormones in your body that we did not talk about. Young population likes to take steroids sometimes to make muscle mass and whatnot. It gives you energy, and it's very easily available on Amazon and in chemist shops. But that hormone can cause a lot of trouble. It can suppress your own hormones, especially the hormones that you need for fertility. तो अगर तुम external steroids ले रहे हो, please consult with your doctors, क्योंकि तुम अपने खुद के hormones को suppress कर रहे हो. As a result, your be really low and not reproduce. So this is something I really want to emphasize. Don't take anything without consulting your doctors, and have once a year, at least once a year checkup. अगर आप, especially if you're taking medications, you have to have close follow up with your doctors. ओके, थैंक यू डॉक्टर मनीता। तो मैं ऑडियंस मेंबर से गुजारिश करूंगा कि हमारे ऐसे एपिसोड चलते रहेंगे। ये जो पूरा सीजन था, ये जो एपिसोड हैं, ये emedforyou.com जो एक इंडिया के लिए टेलीमेडिसिन पोर्टल है जो नया स्टार्ट हुआ है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो आप ये उनकी एक इनिशिएटिव, ये उनका एक इनिशिएटिव है, उनकी पहल है। आप अगर अपने साथ मतलब इन टीम के साथ टेलीमेडिकल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट पे जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में आई थिंक नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और मैं इंग्लैंड से अमित शर्मा आप सबसे इजाजत लेता हूँ। थैंक यू डॉक्टर रचना, थैंक यू डॉक्टर मनीता। और मैं आईटी वालों से प्लीज ओके, मैं आईटी वालों से गुजारिश करता हूं कि हमारी लाइव फीड को वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।